हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। 16वां ग्रुप है पी ब्लॉक में, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है पहले समझिए। इसमें जो एलिमेंट है वो कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, बेरिलियम और पोलोनियम। ये 5 एलिमेंट इस ग्रुप में है। और कौन कौन बेटा? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, बेरिलियम और पोलोनियम पीओ है। तो पोलोनियम आपका वो क्या है बेटा? वो आपका मेटल है और रेडियो एक्टिव नेचर है। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन मेटल। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है। सिलीनियम और बेरिलियम क्या है? मेटलॉइड है। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सिलीनियम और बेरिलियम आपका मेटलॉइड और पोलोनियम आपका क्या है? वो मेटल है और रेडियो एक्टिव है। यहाँ था यूरेनियम और थोरियम के न्यूक्लियर रिएक्शन से बनता है पोलोनियम। फिर देखिए बेटा ऑक्सीजन आपका मिलता है गैसियस फॉर्म में, आपको पता है वेल नोन है, O2 फॉर्म में मिलता है, गैस फॉर्म में मिलता है। बाकी इसके अलावा सल्फर, सिलीनियम, बेरिलियम और पोलोनियम क्या होते हैं? वो सब होते हैं नेचर में सॉलिड फॉर्म मिलते हैं। सल्फर किस फॉर्म मिलता है? सल्फर आपका मिलता है, सल्फर एग्जिस्ट मेनली एज सल्फाइड्स। कौन कौन सा बेटा? जिप्सम। फॉर्मूले इसलिए लिखे बेटा कि फॉर्मूले पूछा था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या है? इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या है? साल्ट MgSO4.7H2O। इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4.7H2O। और बेरिल का फॉर्मूला क्या है? BeSO4। सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलता है सल्फर, कैसे बेटा? गैल्ना के फॉर्म में मिलता है PbS, जिंक ब्लेंड के फॉर्म में ZnS और कॉपर पायराइड के फॉर्म में CuFeS2। तो ये फॉर्मूले इसलिए लिखे होता है ताकि फॉर्मूले आपको याद रहे कंपाउंड्स के, और ये कंपाउंड्स के फॉर्मूले को जब पूछ लेता है तो आपको याद रहना चाहिए। साथ ही ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट फर्स्ट, इसका जो नंबरिंग रैंकिंग में अबंडेंट में है वो ऑक्सीजन नंबर 1 पर और सिलिकॉन नंबर 2 पर और एल्यूमिनियम नंबर 3 पर है। तो मोस्ट अबंडेंट आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आपका सिलिकॉन और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम। उसके साथ ही बेटा ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्फर एज H2S इन वोल्केनो। जो ज्वालामुखी होता है बेटा उसमें भी ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्फर होता है, किसके फॉर्म में? H2S गैस के फॉर्म में निकलता है। जो धुआं निकलता है उसका हमेशा रेगुलर वोल्केनो से, उसमें क्या होता है? उसमें H2S होता है जिसमें क्या होता है? सल्फर है। और कहाँ सल्फर होता है? एग, प्रोटीन, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वुल में भी क्या होता है? सल्फर होता है। इसलिए देखिए अंडा आपको सब लैब में देखना होगा, सड़े हुए अंडे की गंध आती है H2S गैस में, तो वहाँ पे क्या होता है? क्योंकि उसमें सल्फर होता है, तो जब अंडा सड़ा जाता है तो H2S फॉर्म में निकलता है फ्यूम, तो जो निकलता है उसमें क्या होता है? सड़े अंडे की गंध को डिटेक्ट करते हैं कैसे? H2S से। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है 16 ग्रुप एलिमेंट की, आपको पता है 15 ग्रुप से क्या होती है? कम होती है। 15 ग्रुप से कम होती है, लेफ्ट राइट पढ़नी चाहिए। लेकिन 15वां ग्रुप यानी जो नाइट्रोजन फैमिली है उससे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके मेंबर्स का हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की रिस्पेक्ट टू 16 ग्रुप के एलिमेंट से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। कौन सी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन। यदि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो रिवर्स हो जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली ज्यादा होगी और नाइट्रोजन फैमिली कम होगी। लेकिन सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी टर्म यूज किया गया, इसके मतलब पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, और पहली आयनाइजेशन एनर्जी होती है वह नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन फैमिली की कम होती है। ओके बेटा। और ग्रुप में नीचे आने पे क्या होगा? ग्रुप में नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके ठीक है। ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अपने ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, 3.5 होती है पॉली स्केल पर, और ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्या कहते हैं? ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, कॉमन ट्रेंड है। और ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में जुड़ना आउटरमोस्ट शेल में, वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। क्यों कम होती है बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है। भाई लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में हम, साइज छोटा होता जाएगा। तो ऑक्सीजन और सल्फर में यदि बात करेंगे तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, तो जब साइज छोटा होगा बेटा, जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करेंगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल है उनके बीच में क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसमें क्या हो, जो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, क्योंकि कुछ एनर्जी उस रिपल्सन को ओवरकम करने में
खर्च हो जाती है। इसीलिए यदि आपसे पूछा जाए सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, तो आप जनरल ट्रेंड याद मत रखिए, ग्रुप में नीचे आने पर घटती है, सल्फर की कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है इसीलिए रिपल्सन इसमें ज्यादा होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी वजह से सल्फर की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। बाकी ट्रेंड वही है, ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। हमने जब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बताया था वहां इस पे बार बार एम्फसाइज किया था कि थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये टर्म वहां पर हमने इस्तेमाल किया था, नोट में लिखवाया था, वहां भी आपको बताया था, यहाँ फिर बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ओके बेटा, क्यों ज्यादा होती है, रीजन वही है इलेक्ट्रॉन की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है। ठीक, आइए अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम पीबीएम उतनी चीज पढ़ा रहे हैं आपको जिससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, बाकी कोई भी उसमें एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा पढ़ आपको पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, जो पॉइंट्स पूछे आते हैं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं या बनते रहे हैं उसी हिसाब से बात की जा रही है। इतना पॉइंट यदि आपको याद रहेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इसका मेरी गारंटी है। आप बस पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जा रही है। 16वां ग्रुप जो है आपका ऑक्सीजन फैमिली है वह जनरली कौन कौन से ऑक्सीजन शो करता है, तो -2 +2 +4 +6 आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ज्यादातर जो शो करते हैं -2 +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के, ग्रुप 16 एलिमेंट अपने कंपाउंड्स में। इसमें हम बात करते हैं पहले ऑक्सीजन की, सबसे ज्यादा वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सीजन में ही है। ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करेगा, कहां शो करेगा बेटा, -2 शो करता है इन ऑक्साइड्स। कहां शो करता है, इन ऑक्साइड्स, जैसे H2O MgO और जितने भी आपके ऑक्साइड्स होंगे उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, -2 होगी। क्या होगी, -2 होगी। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करता है, सिर्फ एक एलिमेंट है इसके बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करता है, कौन, फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन के कंपाउंड के अलावा ऑक्सीजन जहां भी रहेगा वहां पे क्या शो करेगा, वह नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। -1 शो करता है किसमें, परऑक्साइड में, H2O2 या Na2O2। यदि परऑक्साइड होगा तो उसमें ऑक्सीजन की हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है वो क्या लेगा, -1 लेनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्साइड्स में -2, परऑक्साइड्स में -1। यदि आपका O2F2 है, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है इसका O2F2, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है FOOF, ये होता है बेटा। तो इसमें जो आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो है +1। O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा, +1, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से शो किया है। और OF2 में ये क्या बेटा, OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। OF2 में क्या है, +2 है, क्योंकि फ्लोरीन की सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या है, -1। तो दो फ्लोरीन है, -1 × 2 -2, और जब दूसरा जाएगा तो +2 हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड बेटा आपका, सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं आपको एल्कली मेटल्स में कौन, पहले लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, उसके बाद जो आपका सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और उसके बाद पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो KO2 सुपर ऑक्साइड है, वहां पर जो होगा आपका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, वो होगा आपका -1/2। ये क्वेश्चन पूछने की बात है तो आपने मुझसे माइनस सुना ही नहीं था, बड़ा क्वेश्चन यदि आपको दिया था तो एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ +1, सिर्फ और सिर्फ +1। जब इसका +1 होगा तो बेटा इसको हमने x माना तो 2x = उधर गया -1 तो x = -1/2। तो ये आपको वेरिएशन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला देखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस और मूविंग डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है बेटा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। क्यों घटेगी, क्योंकि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इसलिए घटती है कि ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगला पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट increases while +6 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases on moving down the group। ये कांसेप्ट क्यों है बेटा, आपको बार-बार बताया जा रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां वर्क करता है। ग्रुप में नीचे आते हैं तो क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रुप में नीचे आने पर NS इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल का है उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने की टेंडेंसी घटती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, ये ग्रुप में नीचे आने पर जो हैवियर एलिमेंट है उनके इनर कोर में D10 और F14 इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और D और F इलेक्ट्रॉन की जो स्क्रीनिंग है और सील्डिंग है वो क्या होती है, वो पुअर सील्डिंग होती है। जब पुअर सील्डिंग होगी तो आपका NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी
ग्रुप में नीचे आने पर सॉरी घटती है, जिससे ग्रुप पे नीचे आने पर आपकी जो वैलेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 लेस, मतलब जो उसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी क्या है +6 है, उससे 2 वैल्यू लेस हो जाएगी क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। साथ ही S क्या होता है, स्फेरिकल होता है, तो न्यूक्लियस के पास होता है, इसीलिए इफेक्ट और प्रिडोमिनेंट है कहाँ, ग्रुप में नीचे जाने पर। तो ग्रुप में नीचे आएंगे तो +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +6 की घटेगी। क्यों घटेगी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके बेटा, इतनी बात रखी गई है, इसको आप कॉपी कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो बेटा, बैठा दो उसको मैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, फिर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी किस तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स अपने कंपाउंड के साथ किस तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं या किस तरह के कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या करना बेटा हमें डिस्कस, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है बेटा इसमें, ऑक्सीजन फॉर्म आयोनिक compounds, form ionic compounds with more electropositive elements। ओके, यानी जो ऑक्सीजन है बेटा वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे आपका एल्कली मेटल है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके साथ ऑक्सीजन क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। और एंड फॉर्म एंड कोवैलेंट character increases as electropositive character decreases। और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो आपका एलिमेंट होगा उसके साथ वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर आपका कैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता जाएगा, आपका जो एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। और नॉन मेटल्स के साथ क्या करता है बेटा, विथ नॉन मेटल्स के साथ क्या बनाता है, विथ नॉन मेटल्स ऑक्सीजन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, ऑक्सीजन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन के पास बेटा क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, पार्शियल कोवैलेंट भी बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जबकि इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं वो ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं, यानी रेस्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप generally form covalent compound, ओके। क्या बोला बेटा, इस ग्रुप के बाकी जो एलिमेंट है वो ज्यादा क्या फॉर्म करते हैं, ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके बेटा, ओके। आप देखिए अगली प्रॉपर्टी लिखिए, कैटिनेशन पावर का क्या ट्रेंड है, सबसे अधिक होता है सल्फर का, फिर सिलीनियम का, देन ऑक्सीजन, देन टेरियम। ओके, कैटिनेशन पावर क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी सबसे सल्फर की होती है, उसके बाद सिलीनियम की, देन ऑक्सीजन, देन टेरियम। इसलिए बेटा क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन मिलता है डायटोमिक फॉर्म में, दो ही एटम्स से जुड़े होते हैं, जबकि सल्फर और सिलीनियम किस फॉर्म मिलते हैं, ऑक्टाएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा होती है। और मोस्ट सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, कार्बन की। किसकी होती है बेटा, कार्बन की।
इसको कॉपी कर लिए, फिर हम आगे डिस्कस करें। इधर कॉपी हो गया, इधर कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? एटॉमिसिटी की बात करते हैं, यानी कौन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन सा एलिमेंट। एटॉमिसिटी, oxygen have tendency to form p pi bond, hence exist in diatomic gaseous gas form O2। बॉन्डिंग क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बट other elements of this group do not form p pi bond due to, क्यों नहीं बनाते बेटा? ड्यू टू bigger size of orbitals, hence always form single bond and exist as octaatomic puckered, puckered ring structure। बड़ा पूछता है आपसे कि पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर किसका मिलता है, तो देखिए यहां से सल्फर S8 के फॉर्म में, सिलीनियम भी S8 के फॉर्म में, हीलियम भी S8 के फॉर्म में। बट हेक्सा भी मिलता है, हेक्साटॉन मिलता है, लेकिन वो लेस स्टेबल होता है। स्टेबल कौन होता है? पुकर्ड रिंग फॉर्म। कैसा होता है देखिए, सल्फर 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 सल्फर, बहुत ध्यान देखिएगा, और सल्फर 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 सल्फर, ये क्राउन की तरह होता है। इसको इसे कहते हैं पुकर्ड रिंग फॉर्म मिलता है। देखिए वो नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा बना दूं। सल्फर, ये देखिए सल्फर, ओके ठीक है, अच्छे से ये सभी सल्फर है। आपसे पूछ सकता है इसमें लोन पेयर कितने होते हैं, आप लोन पेयर काउंट कर दीजिएगा। कितने बॉन्ड होते हैं, तो आप बॉन्ड काउंट कर सकते हैं बेटा। तो आपको यदि स्ट्रक्चर याद है तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। ये क्या बेटा? पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ S8। क्या बेटा? पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ S8, सल्फर के ऑक्टा एटॉमिक का स्ट्रक्चर है। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, तो ले लिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे, हो गया तक। एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। ऑक्सीजन के वैल्यूम एलोट्रॉप्स कौन है, हम बात कर रहे हैं। एलोट्रॉपी की बात कर रहे हैं। तो मेरी ऑक्सीजन की बात करें तो कौन सा? O2 और जैसे आपसे पूछ लिया ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीजन और ओजोन।
ऑक्सीजन और ओजोन। और इसके अलावा सल्फर का मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद रखने, कभी पूछ ले आपको तो जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या डिस्कस करना है हमें, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन फैमिली थी उसमें तो रिएक्टिविटी कम थी, पर नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन तो कंबशन का मेन वो है, कंबशन में पार्टिसिपेट करता है, तो रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और ग्रुप में नीचे आने पे क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी घटती है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है और ग्रुप में यहाँ पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। और अब हम एक एक करके कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन से आते हैं, और यदि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। all elements form dihydrates कैसे, like H2O। डाइहाइड्रेट मतलब दो हाइड्रोजन होगा, H2O, H2S, H2Se और H2T। ये चार कंपाउंड्स पर ज्यादा डिस्कस करते हैं। ट्रिलियम तक की बात है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो उसकी केमिस्ट्री अलग से हायर एजुकेशन में डिस्कस जाती है, मतलब जो हायर क्लासेस है वहाँ जब पढ़ा जाता है। हमें सिर्फ ट्रिलियम तक की प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिस्कस करनी है, पोलन क्योंकि रेडियो एक्टिव है, उसकी बात ज़्यादा केमिस्ट्री यहाँ पर नहीं होती है, बस एलिमेंट्स है, ध्यान रखना है। बाकी डिस्कस ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन और ट्रिलियम तक होगी। ओके, ये चार हाइड्राइड बनाते हैं। क्या है, चारों क्या डाई हाइड्राइड नहीं है, दो हाइड्रोजन में है। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज, इनका ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे और उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है उस पर बात करेंगे। तो पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड, वो क्या है, ये आपका इसके बारे में पहले जनरल जानकारी। ठीक, आप समझ रहे इसका क्या है। हम एक सिंपल सा आपका ले लें H2। पूछा जाए आपसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3। क्या होता है, sp3। कैसे निकाला, आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, एक का निकाल दे रहे हैं, बाकी आप कर सकते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में कोई भी मेंबर होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सिलिकॉन होगा, ट्रिलियम होगा, इवन पोलोनियम होगा, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। सेम ग्रुप के मेंबर है तो लिखा दिया मैंने NH2NP4 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के पास। और आपको हमने कई बार हर बार हाइब्रिडेशन बताते हैं, बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। जो शॉर्ट ट्रिक बेटा हमने हाइब्रिडेशन दी है उससे ऐसा कोई हाइब्रिडेशन नहीं है जो कोवेलेंट कंपाउंड का हो और आपसे ना निकल जाए। जितने पूछेंगे हमने सब हाइब्रिडेशन उसी कॉन्सेप्ट से आपको बार बार रिवाइज कराया है। H2O को बताना बेटा, देखिए करना क्या, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना है मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक, तो दो हाइड्रोजन तो 6 इसमें और दो हाइड्रोजन में 8 हो गए। यानी H2O मॉलिक्यूल में कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। हमारा रूल क्या था कि यदि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग देंगे तो जो उसका क्वाड्रेंट आएगा वो क्या होता है, वह बताएगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा बेटा, देखिए 6 ऑक्सीजन में और 2 है 8 और 2 से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, इलेक्ट्रॉन पेयर है 4। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp1 p2 p3 4 है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडेशन हुआ sp3। हाइब्रिडेशन क्या हुआ आपका, sp3। अब इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे, टोटल 3 एटम है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 3 - 1 2 होगा। तो जब बॉन्ड पेयर 2 है इसका मतलब 2 क्या होगा, लोन पेयर होगा, इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन पूछे ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री होती है
टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान रखिएगा। और शेप क्या होता है? शेप होता है बेंट शेप, बेंट शेप और वी शेप, बेंट शेप और वी शेप। देखिए कैसे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके ठीक है। तो वी शेप या बेंट शेप सभी का होगा, चाहे H2 हो, चाहे H2S हो, चाहे H2SE हो, चाहे H2P हो। इन चारों का हाइड्रोजन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप वी शेप और बेंट शेप होगा। इसे कॉपी करिए बेटा, फिर हम इसमें आगे चीजें डिस्कस करें। ये कॉपी हो गया, करिए बेटा कॉपी। अब इसके बाद हम लोग इसके हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें ट्रेड जिस पर क्वेश्चन आते हैं और उसके पीछे जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसकी बात भी हम लोग करेंगे। आपके बार आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कभी भी आया आप कर सकते हैं। देखिए बेटा, हमें से करना क्या, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड होते हैं H2S गैस पर, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है बेटा? तो देखिए ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हम आपको लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम होता है H2TE का, उससे कम H2SE का, और सबसे कम होता है H2S का। इसीलिए रूम टेम्परेचर H2S गैसेस फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ, ये ट्रेंड क्यों हुआ, आपको हम फैक्टर बता रहे हैं, रीजन बताएंगे तो आपको समझ में आएगा नेचर सही करें। देखिए बेटा, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां पर लगता है कौन कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन में भी कौन सा, हम पूरा लिख रहे हैं इसीलिए, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल होगा बेटा उतना ही ज्यादा आपको थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या करने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए। पहले वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा तभी तो बॉयल करेगा। तो बॉन्ड स्ट्रांग है तो वेपराइजेशन का रेट स्लो होगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। साथ साथ ये तो लगेगा ही, साथ ही आपका दूसरा भी लग रहा है, कौन सा, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जल्दबाजी में ये मत सोचिएगा कि सर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। आपसे पूछिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं बेटा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ही होगा, साथ में वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यदि जनरली भाषा में बात करें हम तो उसको कवि कह सकते हैं, क्योंकि जहां जो कहावत है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां भी मॉलिक्यूल होगा वंडर वॉल तो होगा ही होगा, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, बाकी सब तो फोर्स लगेंगे लेकिन वंडर वॉल तो हर जगह लगेगा। ओके बेटा, चल आगे बात करते हैं। और इसके बाद ये ट्रेंड क्यों है, यदि हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर जो लग रहा है यानी H2T, H2SE और H2S, इनमें जो इसका जो ट्रेंड है वो इसलिए है क्योंकि H2TE में वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क लगता है कौन सा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स में, यहाँ लग रहा है वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, जो कि वंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, किसमें होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्योंकि बेटा यहां पर इसकी बात करें तो उसका कम होना चाहिए था भाई, ये होना चाहिए था यहां पर, यदि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना लगता तो H2O कहां होता, ऐसे कहां होता, लेकिन क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद ट्रेंड वही है, यहां से यहां घट रहा है क्योंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और ग्रुप में नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि बढ़ रहा है बेटा इसलिए वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। ओके, कॉपी कर लीजिए। अगला ट्रेंड क्या है इसका, वोलेटिलिटी का, वोलेटिलिटी यानी प्रॉपर टर्म में वोलेटाइल कैरेक्टर, कौन कितनी जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा,
तो वोलेटाइल कैरेक्टर क्या होगा, जस्ट रिवर्स होता है भाई, जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वह उतनी जल्दी वोलेटाइल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वह उतनी जल्दी वोलेटाइल होगा। यदि वोलेटाइल कैरेक्टर की बात करें तो ये होगा ट्रेंड H2S, then H2SE, then H2TE, then H2, ये क्या होगा बेटा, मोस्ट वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल, ये क्या है बेटा, लीस्ट वोलेटाइल। बेटा किसके पीछे क्या रीजन है, किस ट्रेड में कौन सा रीजन आपको हम बता रहे हैं, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि वो बार आपके दिमाग में सेट हो गई तो चैप्टर आपको बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन जब रिवाइज करेंगे तो वो छोटा होता जाएगा। बस उसमें केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व है वो आप पढ़ेंगे तो पहली बार आपको चैप्टर काफी बड़ा लगेगा, लेकिन जब एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो चैप्टर क्या होगा, सिमेट्रिकली छोटा रहेगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के पीछे आपको रीजन पता रहेगा, हर ट्रेड के पीछे आपको रीजन याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट किसी डिसाइड होता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। और इन सब में बात करें तो दो फोर्स लग रहा है, H2O में लग रहा है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। जबकि बचे हुए मॉलिक्यूल पर सिर्फ क्या लगेगा, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इसीलिए H2O के बाद इन सब में H2TE, H2SE और H2S में सबसे अधिक मॉलिक्यूलर वेट है आपका H2TE का, तो H2O के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट देन ये ओके। फिर वोलेटाइल कैरेक्टर में क्या था, जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वह उतनी आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो क्योंकि H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम था इसीलिए इसका वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था इसीलिए उसका वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे कम है। तो बेटा कॉपी करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया बेटा इधर का आपका। अब अगली बात हम करते हैं हाइड्राइड के नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ये हर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी वेरिएशंस हैं, सब आपको समझना है। हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, वोलेटाइल कैरेक्टर पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं उसके थर्मल स्टेबिलिटी की। बात करते हैं बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या इसका ट्रेंड था, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड decreases on moving down the ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। हाइड्राइड के जितने भी चीज भी आपका बोरॉन फैमिली का हो, चाहे कार्बन फैमिली का हो, चाहे नाइट्रोजन फैमिली का हो, चाहे ऑक्सीजन फैमिली का हो, ये आप ध्यान रखिए। ग्रुप में नीचे आने पर हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, कॉमन ट्रेंड है। क्यों घटती है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, और जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा हीट करने पर, और जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बिकॉज क्यों बता रहा है, बिकॉज ये बिकॉज है, बिकॉज नहीं है, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, moving down the group, size of central atom increases as M for not for metal, M for element of cysteine group, MH bond length increases. As a result, thermal stability decreases. क्या कह रहा है कि ग्रुप में नीचे आते हैं तो जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बढ़ रहा है। जब उसका साइज बढ़ेगा तो सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई ये आपका सेंट्रल एटम है, ये हाइड्रोजन है,
तो साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बॉन्ड बड़ा होगा तो हीट करने पर जल्दी टूटेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल आपका H2O, देन H2S, देन H2SE और देन H2P। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वाटर की होगी और सबसे कम H2TE की होगी। ये ऑर्डर होगा, क्यों है आपको समझ आ गया, रीजन क्या है वो आपको समझ में आ गया। यदि रीजन समझ में आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे अधिक स्टेबल ये, उससे कम और ये सबसे कम स्टेबल है। अब बेटा इसके बाद इसी के ट्रेंड में बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। इसकी बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं बेटा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में आपको जो पहला पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है, एक्सेप्ट H2। ध्यान सुनिए बेटा, एक्सेप्ट H2O, ऑल अदर elements hydrides act as reducing agent and reducing power increases on moving down the group। वाटर को छोड़कर 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड प्रोड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। और ग्रुप में नीचे आने पर उनका रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, या दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि वाटर को क्यों छोड़कर, बेटा इसलिए कि वाटर में होता है, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में होते हैं इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसीलिए उनका हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन एजेंट क्या होगा यहाँ पर, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है वह क्या होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि वाटर में होता है इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए वह हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। अब मुद्दा यह है ग्रुप में नीचे आने पर सर बढ़ क्यों रही है, तो बेटा रीजन वही है थर्मल स्टेबिलिटी वाला। ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, क्योंकि सेंटर एटम का साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन और सेंटर एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो वह जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी आसानी से वह हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। तो इसका ट्रेंड क्या होगा, इसका ट्रेंड होगा H2S से ज्यादा स्ट्रॉन्ग H2SE और उससे स्ट्रॉन्ग H2P। ओके, वाटर तो ऐड करेगा नहीं, इसलिए उसका नाम है वाटर को छोड़कर, एक्सेप्ट वाटर, ये ध्यान रखिए, वाटर को छोड़कर बाकी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जब बिहेव करते हैं और ग्रुप में नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है। अगला पॉइंट बेटा क्या है, हो गया बेटा, सेट कर लिया आपने, समझा दो। अब हम बात करते हैं बेटा एसिडिक कैरेक्टर की। किसकी बात करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, यानी हाइड्राइड्स के एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हम करते हैं कि जो 16 ग्रुप का हाइड्राइड है उनमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है तो एसिडिक दे सकता है, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। थोड़ा देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एसिडिक strength of hydrides on moving down the group, acidic strength of hydride increases। रीजन वही है बेटा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उतना आसानी से वो H+ रिलीज कर सकता है। तो सबसे वीक एसिड आपका क्या है, वाटर, उससे स्ट्रॉन्ग H2S, उससे स्ट्रॉन्ग H2SE और H2TE सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है।
ये आपको थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ा रहा होगा आपका, सर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो होना चाहिए, लेकिन बेटा होता ही है। ऐसे ध्यान रखिए बेटा, हमेशा मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीज़ गांठ बांध रखिए, जो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री आपको सिखाती है उस कॉन्सेप्ट को समझिए और उसे अप्लाई करिए। अपना कॉन्सेप्ट वही लगाइए जो आपको सिखाया गया है, आपने बुक से सीखा है, हमने सिखाया हो। जबरदस्ती से एक टर्म कहते हैं ओवर केमिस्ट्री लगाना, कि जितना आपको डाटाबेस दिया गया है उससे ज़्यादा आप मत चाहिए, क्योंकि जहाँ आप ज़्यादा गए तो फिर क्यों का तो कोई आंसर नहीं होता, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका नहीं। जितना आपको बताया गया है केमिस्ट्री का, उसकी कुछ गाइडलाइन है, उसको समझिए, उसको इस्तेमाल करिए, उसी दायरे में रहिए और सीखिए। हमने कहा ग्रुप में नीचे आने पर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है तो वो इंक्रीज कर रहा है। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड उतना वीक होगा, उतना आसानी से वो एक्सप्रेस दे देगा। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ जबरदस्ती मत इन्वॉल्व करिए। ओके, कॉपी कर लीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका बेटा इधर से पूछा गया है कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, क्या ट्रेंड होगा। थोड़ा देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उसका वही ट्रेंड होगा, सबसे अधिक सबसे कम कोवेलेंट आपका H2O है, उससे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आपका H2S में है, उससे ज़्यादा H2SE में है, उससे ज़्यादा आपका H2T में है। क्यों ये ट्रेंड है मैं ले लेता हूँ, बिकॉज as size of anion increases, as size of anion increases, covalent character increases किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू फजान रूल। फजान के द्वारा यह कहा गया कि जितना बड़ा आपका एनायन होगा उसे पोलराइज करना उतना आसान होगा, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। कॉपी कर लिया बेटा। फिर आगे हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट आपका है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसी भी कोई भी ट्रेंड आपसे पूछ सकता है बेटा हाइड्राइड का, तो आपको साइड ट्रेंड बताए जा रहे हैं, बस आपको उसके पीछे जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान रखिए। बॉन्ड एंगल बेटा किसका होगा, सबसे अधिक H2O का, फिर H2S का, फिर H2SE का, और देन H2P का। बॉन्ड एंगल का ये ट्रेंड है। क्यों ऐसा ट्रेंड है, आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, समझ आ जाएगा। देखिए ये ऑक्सीजन आपका है, ये वाटर है आपका, सल्फर, ठीक है, और इधर आपका हम अगला ही बना दें सेलेनियम। बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि यदि आपको समझ में आ गया तो आपको ट्रेंड याद नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ जाएगा तो ट्रेंड याद नहीं करना पड़ेगा। फिर देखिए आपको पता है ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ तो आप क्लियर है, ऐसे बहुत छोटा दिख रहा है, बड़ा कर दें इसको। ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, ग्रुप में जाने पर, बल्कि जो 16 का एलिमेंट है और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है वह घटता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक फिक्स है, लेकिन जो सेंटर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रही, घट रही है। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भाई लोन पेयर का फैक्टर तो कॉमन है, सबके पास 2 लोन पेयर है, तो वो फैक्टर तो कॉमन हो गया, उसमें तो कोई चीज़ बची नहीं। ओके बेटा, लोन पेयर फैक्टर क्या है, कॉमन है, ठीक। अब बॉन्ड पेयर की बात करें, पढ़ाई क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्डिंग पेयर क्या होगा, उसके पास रहेगा। तो ध्यान देखिए बेटा, सल्फर की ऑक्सीजन से कम है तो थोड़ा उससे दूर रहेगा, सिलिकॉन के और कम है थोड़ा और दूर रहेगा। बहुत ध्यान देखिए बेटा, फिगर से ही आपको बात समझ में आ जाएगी, जो हमने ट्रेंड लिखा है उसका रीजन आपको समझ में आ जाए। अब देखिए बेटा साफ दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग पेयर यहाँ पर है, लोन पेयर का फैक्टर तो कॉमन है,
तो बॉन्डिंग पेयर यहाँ पर है, इसको इस तरह देखिए, यदि बेटा देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे इस जगह पर है तो रिपल्सन ज्यादा देगा ना बेटा, क्योंकि बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होगा। जब इस जगह पर होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे तो रिपल्सन कम देगा, और थोड़ा और दूर होगा तो रिपल्सन और कम देगा। इसीलिए H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, देन H2S, देन H2SE, देन H2P। कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कर लिया आपने, लिखो मैं हो गया कॉपी। तो अब हम ने इसका डिस्कस कर लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल डिस्कस कर लिया। इसमें बचा आपका डाइपोल मूवमेंट। ये फिगर बड़ा आपके ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से, तो उसका आपको स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं क्या अगला इसमें क्या हो सकता है, डाइपोल मूवमेंट का पूछ लेता है। तो डाइपोल मूवमेंट, इसमें आपको सिंपल स्टैंड है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाइपोल movement of hydrides decreases because क्यों ऐसा हुआ, because electronegativity of central atom decreases। यानी ट्रेंड क्या होगा बेटा, ट्रेंड हुआ आपका सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट किसका होगा, H2, किसका होगा, H2O का। उससे कम किसका होगा, H2S का। सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट H2O का, उसके बाद H2S का, देन H2SE का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट H2TE का। किसका होगा, H2TE का। डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज्यादा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा, और उसके बाद आपका H2S क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन से जस्ट कम, थोड़ी सी कम, देन सिलीनियम, देन ट्रिलियम। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान है क्योंकि यह डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अगर ग्रुप नीचे पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करें। कॉपी करो इसको। अब हम बात करेंगे किसकी, हाइड्राइड की। इसके बारे में हम लोग हाइड्राइड की बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, हाइड्राइड हमने कर लिया, हैलाइड्स मतलब हैलोजन के साथ कंपाउंड, उसमें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्या, हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन, हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन के हैलाइड्स हम डिस्कस करने हैं, यानी ऑक्सीजन के हैलोजन के साथ कंपाउंड हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो क्या है समझिए ध्यान से, ड्यू टू absence of vacant d orbitals, due to absence of vacant d orbital oxygen only form divalent halides। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है भाई, उसके पास दो ही सेल है, 2s और 2p, और n/2 के लिए डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो जब उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है बेटा, क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 2 हैलोजन से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो डाई हैलाइड ही बना सकता है। ठीक, जैसे देखिए कौन कौन से, F2O, Cl2O या Br2O। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, शेप होगा वी शेप और बैंड शेप, वी शेप होगा या फिर बैंड शेप होगा। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हम बात कर रहे थे F2O की, तो फॉर्मूला मेरा यूज करना है
भाई हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन 7 14, और ऑक्सीजन में कितने हैं? ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 14 6 20 हो गया। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, 4 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो दोनों को आर्डिन जोड़ेंगे तो 2 + 2 4 हुआ। यदि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो शेप क्या होगा? वी शेप और बेंड शेप। ठीक है, ऐसा हो गया, फिर इधर कॉपी कर लिया। अब इसके बाकी जो एलिमेंट्स हैं, यानी सल्फर, सिलीनियम, बेरिलियम, पोलोनियम, इन सब में बेटा क्या होता है? इन सब में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। जब वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा तो अपनी वो वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है। आपको हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, other elements have vacant d orbitals, hence form tetrahalides and hexahalide। एग्जाम्पल देखिए, SF4, SCl4, SF6, SEF6 एटसेट्रा। ओके, देखिए बेटा कैसे हुआ है, आपको हम जस्ट सल्फर एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर सल्फर, हम सल्फर का एग्जांपल लेंगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी कैसे हुआ है। बेटा इसकी हम वैलेंस शेल की बात करें सल्फर की, तो क्या होती है आपकी ये आपका है 3s, ये आपका है 3p। ये कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये क्या बेटा आपका? ये आपका सल्फर है, कौन सा है आपका? ग्राउंड स्टेट। बहुत ध्यान समझिए, ग्राउंड स्टेट है। उसके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि NH3 में डी ऑर्बिटल होता है, तो उसके पास 3d क्या है बेटा? अवेलेबल है। तो यानी बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाई वैलेंट हैलाइड तो बनाएगा, लेकिन ये क्या है? ये है ग्राउंड स्टेट का। ऑक्सीजन में ये 2s2p होता है बेटा, तो ये होता नहीं है। फिर 2s2p होगा तो डी होगा नहीं, तो उसके पास 2 ही कंडेंसेशन है, तो वो सिर्फ डाई वैलेंट बनाता है। लेकिन उसके अलावा क्या होता है? 3s3p सल्फर का, सिलियम का 4s4p, ट्रिलियम का 5s5p, तो उनमें डी ऑर्बिटल होते हैं, तो उनमें सेम केस होगा। बस वहाँ पर सल्फर में 3s3p है, उसमें 4s4p होगा, सिलियम में, ट्रिलियम में 5s5p होगा। ठीक, तो देखिए अब हम यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, बहुत ध्यान समझिए बेटा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किया हमने, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो 3p में था वो एक्साइट हो कहाँ चला गया? 3d में। कहाँ चला गया? 3d में। तो ये आपका 3s था, 3s में पेयर्ड था, यहाँ क्या हो गया बेटा? अब यह अनपेयर्ड हो गया। ओके, अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 1 2 3 4। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 हैलाइड से जुड़ सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है म्यूचुअल शेयरिंग करके, तो टेट्राहैलाइड ऐसे बनेगा। फिर यदि हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो होगा sp3d। क्या होगा? sp3d। इस वाले में आपका होता है sp3। ठीक, अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात आई तो ये जो आपका 3s का इलेक्ट्रॉन है ये अभी एक्साइट हो जाएगा, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3s में, 3 3p में और 2 3d में। ध्यान देखिए, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वह 6 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो 6 हेक्सा हैलाइड्स बनाएगा। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? यहाँ पर होगा sp3d2। क्या होगा? sp3d2। मुझे तो आपको बात समझ में आ गई कि जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो sp3।
फॉस्फेटिक हाइड्रोजन मतलब टेट्रा हैलाइड sp3d, हेक्सा हैलाइड sp3d। कॉपी करिए बेटा, फिर हम एक एक करके डिस्कस करें। ओके, हो गया बेटा कॉपी? ओके बेटा, हम डिस्कस करते हैं हेक्सा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड्स, इसकी बात हम लोग करेंगे। हेक्सा हैलाइड की बात करेंगे। क्या बेटा? एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एलिमेंट्स फॉर्म हेक्सा फ्लोराइड्स, जैसे SF6, SeF6, TeF6, ओके। और हेक्सा फ्लोराइड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। क्या होगा? sp3d2। और शेप और ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। ज्योमेट्री एंड शेप, ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगा बेटा? ज्योमेट्री और शेप क्या होगा इसका? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। यानी ऑक्सीजन में क्योंकि बेटा वैकेंट ऑर्बिटल नहीं थे तो वह हेक्सा हैलाइड्स नहीं फॉर्म करता, लेकिन उसके अलावा सल्फर सिलियम नेरियम हेक्सा फ्लोराइड भी बनाते हैं, हेक्सा फ्लोराइड बनाते हैं, जिसमें उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2 होता है। ज्योमेट्री और शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। और स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी वाटर की बात करें तो क्या होता है? SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन SeF6, देन TeF6। रीजन वही है, सेंटर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है, क्या होता है? SF6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। SF6 एंड SeF6 not hydrolyzed, not hydrolyzed by water, while TeF6 hydrolyzed by water। क्यों? बिकॉज coordination number of sulfur and Fe is 6, hence they cannot combine with lone pair of water, while coordination number of T is 8, hence combine with H2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्या कह रहे हैं? इसका कहना ये है कि सल्फर का जो हेक्साफ्लोराइड है और सीलियम का जो हेक्साफ्लोराइड है वह वाटर से रिएक्शन करके मतलब वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं होता है, जबकि टेरिलियम का हेक्साफ्लोराइड वाटर से हाइड्रोलाइज होता है। थोड़ा इसका रीजन क्या है कि सल्फर और सीलियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी उसका बॉन्ड कैपेसिटी है, बॉन्ड बनाने की जो जोड़ने की उससे अदर एलिमेंट की जो टेंडेंसी है, कोऑर्डिनेशन उसका 6 है, यानी सिर्फ 6 एलिमेंट से वो जोड़ सकता है सल्फर एटम, 6 और लोग को जोड़ सकता है। तो क्योंकि उसने 6 फ्लोरीन को जोड़ लिया
तो जब वाटर से उसको हाइड्रोलाइज होना है तो वाटर को उससे जुड़ना है, और वाटर से जुड़ नहीं सकता क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिर्फ 6 है। जबकि स्टीरियम का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या अपना लोन पेयर से जुड़ेगा और एक एक फ्लोरीन को हटा के वो जोड़ता जाएगा। तो ट्रिलियम का फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड तो वाटर से हाइड्रोलाइज होता है, लेकिन सल्फर और सिलियम का नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बेटा, इसको मैं उधर लिख दिया, मैं उसको बता दूं। एक बारी चीजें बड़ा आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों पर पुट अप होते हैं, तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। बस वो सारे पॉइंट बहुत ध्यान से सुनने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक। अगला आपका जो है वो है टेट्रा हैलाइड। क्या बेटा आपका, टेट्रा हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड्स क्या है, यहां भी वही चीज है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म टेट्रा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड्स। जैसे SF4, SeF4, TeF4, SCl4, SeCl4, TCl4 एटसेट्रा। मतलब ऑक्सीजन नहीं बना सकता बेटा टेट्रा हैलाइड, रीजन वही है क्योंकि उसके ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। जबकि सल्फर, सिलियम, ट्रिलियम ये सब अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए टेट्रा हैलाइड फॉर्म करते हैं। इसका हाइड्रेशन क्या होगा, देखिए ये होता है आपका sp3d हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या होता है बेटा इसका, शेप होता है सीसॉ शेप, सीसॉ शेप या और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या होता है, सीसॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कैसे निकाला, कोई भी एग्जांपल ले लें। देखिए जो आपको सिखाया गया, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, ट्रिलियम सब में 6 होगा। फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन सब में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 एक में होगा, 4 7 28, 28 से कितना होगा 34, 8 से डिवाइड करिए, 8 चौक 32, 2 बच गया, 2 से भाग दीजिए, 1 बार आएगा, तो 4 और 1 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5, तो हाइड्रोजन क्या हो गया sp3d। फिर बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम 5 हो गया अपने, कैसे एक सल्फर और 4 फ्लोरीन, 5 हो गए, तो 5 - 1 सेंटर को घटा देंगे। 4 बॉन्ड पेयर है तो एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पर एक लोन पेयर है, तो देखिए हम आपको इसका बना दें। ये आपका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, ये सल्फर है आपका। देखिए ये जो पोजीशन है आपकी क्या है बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन है ये वाली तीनों, और ये एक्सियल पोजीशन। एक लोन पेयर, आपको पता है लोन पेयर कहाँ रखते हैं, लोन पेयर हमेशा रखा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और एक्सियल पे होता है 90 डिग्री, और लोन पेयर हमेशा वहां रखते हैं जहां पर रिपल्सन क्या हो, कम से कम हो दे। तो बेटा यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर लोन पेयर, इस जगह फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, तो ये शेप क्या है, सीसॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, तो कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लिया। अब आगे बात करते हैं हम, ये बेटा बिहेव करते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं ये। कौन, टेट्राफ्लोराइड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, ये क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। act as strong fluorinating agent, and convert C double bond OH, C double bond O, P double bond O
ग्रुप्स 2 CF3 CF2 and PF2 group respectively। क्योंकि बेटा ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनिटी एजेंट होते हैं, तो यार फ्लोरीन COH को CF3 में कन्वर्ट करते हैं, C को CF2 में कन्वर्ट करते हैं, P को PF2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगला पॉइंट समझिए बहुत ध्यान से, या नोट में भी लिखिए आप, चाहे नोट करके, दे एक्ट एज both Lewis acid and Lewis base। अब ये क्या लोचा है भाई, ये है लुईस एसिड और लुईस बेस, इस तरह दोनों तरफ बिहेव करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, देखिए यहां से, यदि मेक की बात करें तो सल्फर के पास अभी भी एक लोन पेयर है, याद करिए फर्स्ट स्टार्टर से हमने किया था, तो पी के इलेक्ट्रॉन उसका डी चला गया था, लेकिन एस का जो लोन इलेक्ट्रॉन था, एस में क्या था, वो नॉन बॉन्डिंग था। उसके बाद अभी भी एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जब लोन पेयर डोनेट कर सकता है इसके मतलब वो बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह। बात नंबर 2, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, और सल्फर सिलीनियम दोनों की क्वाड्रेशन संख्या क्या होती है, 6 होती है। अब इसमें 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो वो बाहर से लोन पेयर ले सकता है, जब बाहर से लोन पेयर ले सकता है तो इसके मतलब वो बिहेव एज लुईस बेस, सॉरी लुईस एसिड है, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, देखिए। और अब हम बात करें यदि, तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर is directly proportional to electronegativity of हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी SF4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl4 उससे वीक, SBr4 उससे वीक, और Si4 सबसे वीक लुईस एसिड है। ओके बेटा। और यदि आपका हैलोजन सेम हो, यानी ये तो हमने क्या हैलोजन वैरी कर दिया, फॉर सेम हैलोजन एसिडिक कैरेक्टर increases on moving down the group। जैसे देखिए SF4 से ज़्यादा एसिडिक होगा, SeF4 उससे ज़्यादा TeF4। थोड़ा लुईस एसिड का जो कैरेक्टर का बताया उसने कहा कि यदि आपका एलिमेंट सेम हैलोजन वैरी करे, तो जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। बात सीधी है, तो यदि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो आपका सेक्शन ग्रुप एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज़्यादा तो लोन पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा। जैसे देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो आपका सल्फर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि फ्लोरीन लगे हैं, 4 फ्लोरीन लगा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो आपका सल्फर क्या होगा, सल्फर आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो उसका लोन पे लेने की इच्छा ज़्यादा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर ये लेकिन हैलोजन यदि आपका सेम है तब क्या होगा, हैलोजन यदि सेम है ग्रुप में नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बेटा, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो बाहर से लोन पे लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ती है, क्योंकि लोन पे हो जाएगा, लोन पे जब आएगा कोई ना कोई उससे जुड़ेगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा तभी तो उससे कोई अटैच होता है। ओके, तो ग्रुप में नीचे आने पर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यदि आपका हैलोजन वेरी कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। ओके बेटा, अगला अपन डिस्कस करते हैं। इधर बेटा हो गया, कैसे कॉपी कर दिया आपने इधर का। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, हम लोगों ने जब हेक्सा हैलाइड पढ़ा तो वहां बताया कि सल्फर और सिलीनियम के जो हेक्सा हैलाइड है वो वाटर से हाइड्रोलाइज नहीं होते, और यहाँ ध्यान रखिए सारे के सारे टेट्राहैलाइड यानी ऑल टेट्राहैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर।
ये अगला पॉइंट है टेट्राहैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। टेट्राहैलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। अगला पॉइंट लिखिए बेटा स्टेबिलिटी ऑफ tetrachloride increases on moving down the ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है बेटा टेट्राक्लोराइड की स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज हो रही है, यानी HCl4 से ज्यादा स्टेबल होगा आपका HeCl4 और उससे ज्यादा स्टेबल होगा TeCl4। आपको HCl4 होता है लिक्विड स्टेट में मिलता है और ये दोनों क्या है सॉलिड है, तो सीधी बात है स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि वो सॉलिड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए या नोट करके लिखिए, नोट करके Br4Si4 आर नॉट स्टेबल। स्टेबिलिटी बहुत कम होती है इनकी, क्यों कम होती है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अगला पॉइंट लिखिए और डाई हैलाइड की बात करें हम, डाई हैलाइड की बात हम कर लें तो इसमें क्या बेटा ओनली सल्फर ऑक्सीजन तो बनाता है लेकिन उसके अलावा सिर्फ सल्फर, ओनली सल्फर फॉर डाईहैलाइड कौन सा HCl2 इसका हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन sp3 और V शेप और बेंड शेप होता है। क्या होता है? V शेप और बेंड शेप। सल्फर के अलावा और कोई ऑक्सीजन तो बनाता है, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर से बनाता है डाईहैलाइड, उसके अलावा बाकी सिलिकॉन ड्रिलियम डाईहैलाइड नहीं बनाते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो ये है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑल हैलाइड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑल हैलाइड्स की बात करें तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड और देन आयोडाइड। छोटा ये ट्रेंड क्या है? क्या कहना है कि जो हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी है वह सबसे अधिक फ्लोरीन की होगी, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो बात भाई क्लियर है कि जितना छोटा साइज होगा हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी साथ हमारा ये लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी आपका ऑक्सीजन फैमिली का पहला पार्ट है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया हैलाइड और हाइड्राइड डिस्कस किया हमने। अभी हम इसमें ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इसका पार्ट सेकंड होगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा लेक्चर एक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।